नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आपको खबर है कि कांग्रेस में राजस्थान में कांड हो गया है। सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनको पार्टी ने इन दोनों पदों से मुक्त करने का ऐलान कर दिया है। न सिर्फ ये बल्कि उनके साथ ही दो मंत्री भी चले गए हैं और कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो गया है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, जब यह साफ दिख रहा है कि अब सचिन पायलट के लिए एक तरह से कांग्रेस में किसी जिसको कहते हैं दमदार पोजीशन पर रहने का, बहुत बड़ी हैसियत में रहने का रास्ता बंद हो गया है। तो क्या सचिन पायलट अब भारतीय जनता पार्टी की शरण में जाएंगे, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं? बीजेपी की तरफ से अचानक बहुत सारे बयान भी आने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अनेक नेता सक्रिय हो गए हैं और वो इस पे काम करने लगे हैं। लेकिन अभी प्रश्न यह है कि सचिन क्या करेंगे, अशोक गहलोत क्या करेंगे और कांग्रेस पार्टी पर और राजस्थान की राजनीति पर इस कदम का क्या असर पड़ने जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, लेकिन उनसे मिलवाने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो आए, जब नया लाइव आए। और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसे लाइक भी करें। सत्यहिंदी.com पर आलोक अड्डा आप देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके जरिए आप सत्यहिंदी.com के सदस्य बन सकते हैं और वो सदस्यता के लिंक का आप इस्तेमाल करें, ये आपसे मेरा आग्रह है। अब चलते हैं आज की चर्चा पर। आपको मिलवाता हूं सबसे पहले मैं आज के अपने मेहमानों से। मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक अनिल शर्मा, जयपुर से जुड़े हुए हैं, और देवेंद्र शास्त्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जयपुर से ही जुड़े हुए हैं। कल भी हमने इन दोनों से ही बात की थी, जो मेरे नियमित दर्शक हैं उनको याद होगा, और बात यही हो रही थी। लगभग 2 दिन से जब से हम बात कर रहे हैं परिस्थितियां ऐसी दिख रही थी। प्रश्न ये है, जो बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, उनका जवाब अनिल जी पहले मैं आपसे चाहता हूं, फिर देवेंद्र जी के पास चलेंगे। सचिन पायलट की राजनीति का अब क्या होगा? सर अब क्या होगा ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मुझे 2 चीजें लगती हैं। शायद आज इनको पोजीशन से हटाया गया, डिप्टी सीएम और 2 मंत्री हटाए गए हैं। शायद अभी इनका वेट करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन की बात भी कर रहे हैं, पर डिसिप्लिनरी एक्शन में मुझे लगता है थोड़ा टाइम देंगे, उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन की बात करेंगे। या सचिन जी आज शाम को स्लेटेड है, अभी पक्का नहीं है, कि 5 बजे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे और उसमें कुछ खुलासा करेंगे। तो दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या वो कांग्रेस में बने रहेंगे, कांग्रेस से बाहर जाएंगे। लगता यही है कि कांग्रेस से बाहर गए तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ का खतरा है। अगर कांग्रेस निकालती है तो शायद उससे बचते हैं, पर उसमें भी विप का काम करेगा। तो सचिन जी अभी बिल्कुल एक घेरे में, अगर मिस कैलकुलेशन सा मुझे लगता है उनकी तरफ से कुछ हुआ है। अगर 19-20 का फिगर उनके पास है तो, या उनके पास ज्यादा फिगर है, मेरे को बस इतना समझ में आता है सर कि जितना भी फिगर हो, अशोक गहलोत के पास सचिन पायलट से आज की तारीख में करीब करीब 2 गुना 3 गुना ज्यादा एमएलए सपोर्ट करते हैं। आवाज गई सर? माफ कीजिएगा, मैंने अपना माइक यहाँ, बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेज आज मुंबई में अच्छी बारिश हो रही है, और इसलिए पीछे एक एयर कंडीशनर के ऊपर टन बोल रहा है, इसलिए मैंने अपने को म्यूट कर दिया था। इस चक्कर में आप मेरी बात नहीं सुन पाए। मेरा कहना है, ये बात तो हम लोग कल परसों से कर रहे हैं कि अशोक गहलोत बहुत ताकतवर नेता हैं और बहुत उनके पास ज्यादा समर्थन है, ज्यादा मजबूत जमीन है। तो प्रश्न ये है कि सचिन पायलट क्या करेंगे। अभी तो हम पहला सवाल, जो इमीडिएट सवाल है, हम यही पूछना चाहते हैं कि सचिन पायलट का क्या होने जा रहा है। उसके बाद हम आगे की कहानी, क्या सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे, क्या सचिन पायलट के पास अब भी कोई रास्ता बचा है यू टर्न करने का, अपने को बैक ट्रैक करने का? देवेंद्र जी, आपका भी माइक बंद है, मैं उसको खोल दूं। जी जी, देखिए, आपने जो सीएलपी की जो मीटिंग हुई है आज, उसमें 102 विधायक जुटे, जिसमें अशोक गहलोत खुद भी शामिल थे। तो ये एक संकेत करती है कि भले ही अशोक गहलोत अभी बाजी जीतते हुए नजर आ रहे हैं,
लेकिन आगे की जो 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 यात्रा है उनकी, वो इतनी आसान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अब तक जो खामोश बैठी हुई थी, उसका खेल अब शुरू होगा। जिस तरह की राजनीति अमित शाह करते हैं, उसके लिए संभावनाएं अब बनेंगी। लेकिन जो एंटी डिफेक्शन बिल का इशू है और उसके प्रावधानों का इशू है, वो एक टिपिकल मामला है, जिसमें मुझे लगता है कि जो सचिन पायलट के साथी हैं, वो थोड़ा मुश्किल में हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे इस वक्त कि उनको अलग पार्टी बनानी है तो एंटी डिफेक्शन से कैसे बचेंगे, और अगर पार्टी के अंदर रहना है, रह करके ये सारे खेल चलाने हैं, तो वो किस तरह से किस रणनीति के तहत वो काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुश्किल जो है पहलू इनके सामने आया है। एक बात आपको ध्यान में होना चाहिए कि दीपेंद्र सिंह शेखावत जो इनके साथ हैं, जो पिछले मंत्रिमंडल के वक्त में वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो वो थोड़ी सी ये एंटी डिफेक्शन बिल वाला जो मसला है, उसको शायद हो सकता है कि कुछ सोचा गया होगा, लेकिन इसके बावजूद अलग से पार्टी बना करके जाएंगे, ये 2-3 बार सचिन पायलट ग्रुप की तरफ से बयान हो चुके हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, हम अलग पार्टी बनाएंगे। जब तक ये पार्टी का गठन होता है और एंटी डिफेक्शन बिल का इशू सॉल्व कर पाते हैं और एक मेजॉरिटी नंबर ऑफ एमएलए ये लोग अपने साथ रख सकते हैं, तब तक मुझे लगता है कि इनको पार्टी के अंदर ही गुरिल्ला वॉर जो है वो लड़नी पड़ेगी। अदरवाइज सचिन पायलट के लिए आगे का राजनीतिक भविष्य है वो थोड़ा सा डामाडोल नजर आता है। आप तो कह रहे हैं कि गुरिल्ला वॉर पार्टी के अंदर लड़नी होगी। अनिल जी, क्या पार्टी के अंदर गुरिल्ला वॉर लड़ने की स्थिति में अब ये रह गए हैं? जिस अंदाज में अशोक गहलोत उस मीटिंग के तुरंत बाद राज्यपाल के पास गए, जाहिर है इनकी बर्खास्तगी की चिट्ठी लेकर गए होंगे, उनको बर्खास्त करवा रहे हैं, नए मंत्री बनाएंगे, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष का ऐलान हो गया, वहां कांग्रेस सेवा दल के भी नए अध्यक्ष का ऐलान हो गया। ऐसा लग रहा है कि, और शायद यूथ कांग्रेस के भी, अब मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, आप उसको दुरुस्त कीजिएगा अगर गड़बड़ी है। ऐसा लग रहा है अशोक गहलोत ने पूरे, जिसको कहते हैं शतरंज के सारे मोहरे, सारे घर के बदल डालूंगा के अंदाज में ये एक्शन किया है कि सब बदल जाएं, कोई एक आदमी भी ऐसा न कहीं किसी सेंसिटिव पोजीशन पे बैठा रह जाए जिसकी लॉयल्टी संदिग्ध हो, जिसके बारे में ये शक हो सके कि वो सचिन पायलट के साथ जा सकता है। इस परिस्थिति में ऐसे में पार्टी के अंदर क्या रास्ता बचा है उनके लिए? मेरे को सर अभी जो जितनी भी प्लानिंग हुई है, क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा पार्टी को पहले निकालने से, और पार्टी शायद निकालना नहीं चाहेगी, अभी वो भी टाइम लेना चाहिए, क्योंकि निकालने में फिर वो एंटी डिफेक्शन लॉ में कवर नहीं होंगे, तो शायद पार्टी भी थोड़ा टाइम लेगी निकालने में या एक्शन लेने में। डिसिप्लिनरी एक्शन उसका नोटिस दे देंगे, कुछ करेंगे, पर निकालने में शायद टाइम ले। पर मेरा मानना यह कि अगर आज आप अपॉइंटमेंट भी देखें जो अशोक गहलोत ने करे, शायद वो, और अभी जो रिसेंट ट्रांसफर हुए थे ब्यूरोक्रेसी में, उन सबको अगर आप टोटल जोड़ें तो मुझे, और अशोक गहलोत आज बोले भी हैं राजभवन से निकलते हुए कि ये षड्यंत्र बीजेपी का 6 महीने से चल रहा था, मतलब वो 6 महीने से तैयारी कर रहे थे। रिसेंटली ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर हुए, इतने मास स्केल पे बहुत कम होते हैं। ये मेरे को कुछ ऐसा दर्शाता है कि वर्स्ट के सिनेरियो को भी अशोक गहलोत अभी से तैयार करने लगे हैं। कहीं बाई इलेक्शन जो अभी देवेंद्र जी ने कहा 102 का फिगर, कांग्रेस 109 का क्लेम करती है, पर शायद 102 ही होगा, कांग्रेस 109 क्लेम करेगी, हमारे सपोर्ट में है। तो वर्स्ट के सिनेरियो की भी वो तैयारी कर रहे हैं कि मैं बाई इलेक्शन की भी तैयारी कर लूं, अगर ऐसा मौका आए तो मैं बाई इलेक्शन के लिए भी तैयार रहूं। तो जितने भी आप अपॉइंटमेंट देख रहे हैं उसमें कास्ट इक्वेशन भी है, जितने ब्यूरोक्रेटिक रिशफल हुए हैं वो ऐसे लोग रह गए जो अशोक जी के लोग हैं, जिनको कलेक्टर बनाया गया है, जिनको इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठाया गया है। तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो को भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं इनके अगेंस्ट क्या करा जाए। इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन का नोटिस आज इन्होंने वैसे मीटिंग के अंदर रखा था कि डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, बट मुझे लगता है पर्सनली ये इसको थोड़ा टरकाएंगे सर, और ये वेट करेंगे शायद, क्योंकि पॉलिटिक्स में होता है और जहां पावर होता है लोग उस तरफ भागते हैं। शायद ये उनको उम्मीद है कि उनमें से कुछ लोग टूट के वापस इस खेमे में आ जाएंगे और ये 102 या 109 नंबर, कोई भी नंबर बोलिए, 102 मीडिया बोलता है, 109 कांग्रेस बोलती है,
वो बढ़ जाएगा फिगर, और हमें शायद उस स्टेज पे नहीं जाना पड़े। इसलिए सारा जो उनका अगर आप देखेंगे, ही इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट एंड ही इज ऑल्सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि आज क्या हालत है। मुझे नहीं लगता कि डिसिप्लिनरी एक्शन अभी होगा, और पायलट जी अगर छोड़ते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उस केस में नंबर जो है, अगर 20 विधायक भी हैं तो 180 हो जाता है राजस्थान विधानसभा का। 180 के अंदर अशोक जी को अपना बहुमत सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात देखिए, बीजेपी ने अभी तक फॉर्मली फ्लोर टेस्ट नहीं मांगा है, इनफॉर्मली प्रेस फॉर। ये अनिल जी अचानक गायब हो गए, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन आलोक जी मेरे तक आवाज नहीं आ रही है। जी देवेंद्र जी, अभी आवाज आ रही है? बहुत धीमी हो गई आवाज। अच्छा, ये अनिल शर्मा कट गए हैं मेरा ख्याल है, जो धीमी आवाज भी है उसके बावजूद। आपसे तो मेरा सवाल है, आपने कहा कि गोरिल्ला एक्शन करने की तैयारी करनी चाहिए सचिन पायलट को। मेरा सवाल है, क्या पार्टी के अंदर गोरिल्ला एक्शन की गुंजाइश है उनके लिए? क्या पार्टी उन्हें ये करने देगी? देखिए, तकनीकी रूप से तो एक्शन सचिन पायलट की तरफ से हुआ नहीं है कि उनको तत्काल पार्टी से बाहर कर दिया जाए, और उनके पास नंबर भी नहीं है, ये भी सच है। तो जब तक नंबर नहीं जुटाए जा सकेंगे तब तक इनके लिए यही एकमात्र मुफीद तरीका है कि वो पार्टी के अंदर रहकर अपने मेजॉरिटी जितनी आवश्यक है सरकार गिराने के लिए, उसकी तलाश करें और उसके लिए कोशिश करें, और तो कोई रास्ता नहीं है। देखिए, ये जो एक्शन लिया गया है ऑल ऑफ सडन, कल तक ऐसा आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि शायद इतना सख्त कदम उठाया जाएगा, लेकिन ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है। एक बार अवसर दिया गया कि आप आ जाइए, और वही दिल्ली में जब सचिन पायलट खुद हाईकमान से मिलकर के बात करना चाह रहे थे तब बात नहीं की गई। उसके बाद जब यहाँ से जयपुर से ऑफर दिया गया, तो ये आप समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत और जो हाईकमांड है उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अब जो है फैसला फाइनल कर लेना चाहिए, और इनको अगर ये बाहर जाते हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। उसी के तहत ये जो पहले जो आईपीसी की 124(1) धारा में जो नोटिस दिए गए वो, और उसके बाद जिस तरह के ऑफर दिए गए सचिन पायलट को, वो ये इंडिकेट करते हैं कि ये पूरी रणनीति के तहत फैसला किया गया है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि अशोक गहलोत के लिए अब और आगे थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनका सहयोग किया, और सचिन पायलट ग्रुप का। और जो गुरिल्ला वार की मैं बात कर रहा हूं वो वही है कि जो और कितने समर्थक ये जुटा सकते हैं। अशोक गहलोत का ये जो एक्शन है, आपने देखा होगा कि कल जो मीटिंग बुलाई गई थी उस वक्त कुछ 3 विधायक जो सचिन पायलट के पाले में थे वो उस मीटिंग में आए, इस भय से कि हमारी मेंबरशिप जा सकती है, इसलिए वो आए और वहां अटेंडेंस दे करके वापस गए। उसके बाद आज भी जो सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई और उसमें जो नंबर आया है और उसके बाद जो एक्शन हुआ है वो एक तरह से चेतावनी है उन विधायकों के लिए जो जिनका दिल थोड़ा सा कमजोर है कि आप छोड़ करके आ जाइए वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसे कि हमने अगर एक्शन सचिन पायलट के अगेंस्ट लिया है तो आपके खिलाफ भी लेंगे। हाँ, नहीं, ये जो देवेंद्र जी ने बात की इसमें से काफी हिस्सा हम सुन नहीं पाए क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी की समस्या बीच बीच में आती जाती है। लेकिन अनिल जी, ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर की बात हो रही है, ये मैं उनको सुन भी नहीं पा रहा हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। अनिल जी ये बताइए कि ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, पार्टी के अंदर रह के तैयारी है, ये बात सही है। एक तरह से अगर कोई सचिन सलाह मांगे तो एक तरह से देवेंद्र जी ने एक नुस्खा दिया है कि भाई इस समय तुम्हारे पास और कोई रास्ता है नहीं, तुम्हारे पास इतने नंबर नहीं है कि अकेले लड़ सको, भारतीय जनता पार्टी में जाओगे तब भी कुछ हासिल नहीं होना है। अच्छा यह है कि पार्टी के अंदर रहो, पार्टी के अंदर रहकर तैयारी करो।
लेकिन ये तैयारी तो मुझे लगता है वो पिछले काफी समय से कर रहे होंगे, और वही तैयारी अशोक गहलोत को भी दिखती होगी, और आज तो उनके मन में पूरी 100% आशंका होगी कि ये अगर यहाँ रहे और हमने इनको थोड़ी सी छूट दे दी तो ये और गहरी तैयारी करेंगे। वो क्यों ये मौका देंगे? किसी हमारे दर्शक ने पूछा, राकेश बडेरा जी हैं, वहीं के, जयपुर से ही हैं, वो कह रहे हैं पार्टी में इन्हें अब रहने कौन देगा? प्रश्न यह है, क्या इन्हें पार्टी में रहने दिया जाएगा? ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब है सर, पर मैं देवेंद्र जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि पार्टी में रह के गुरिल्ला, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है पार्टी में रह के गुरिल्ला वॉरफेयर, वो भी अशोक गहलोत से चीफ मिनिस्टर, बहुत मुश्किल लगता है। दूसरी बात ये है सर, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आप सारे ट्वीट देखिए आज के बीजेपी के लीडर्स के, आपने ट्वीट देखे होंगे, उसमें आप एक चीज बड़ी पिक्यूलर पाएंगे, वसुंधरा राजे जी ने कोई ट्वीट नहीं करा राजस्थान पॉलिटिक्स के ऊपर। उन्होंने ट्वीट करा है, उनका ट्वीट है, त्रिपुरा में कैर पूजा पे आपको बधाइयां। उन्होंने राजस्थान पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं करी है। मैं पहले भी ये बात करता था, आज भी ये बात कर रहा हूं, राजस्थान में जो वसुंधरा जी का कद है बीजेपी के अंदर, क्या वसुंधरा जी सचिन पायलट के लिए तैयार हैं? मेरे हिसाब से नहीं है सर। इसलिए उनका वो रास्ता भी मुझे मुश्किल लगता है। एक पॉसिबिलिटी जो दिखती थी वो ये थी कि अपनी पार्टी बना के और बीजेपी से सपोर्ट लेके और ये बन जाए, जैसे चौधरी चरण सिंह वाला केस है सर, ये 6 महीने के लिए बन जाए या 7 महीने के लिए। वो एक संभावना हो सकती है। अब हमारे साथ रशीद किदवई जुड़े हैं, मैं एक बार कोशिश करूंगा ये देखने की कि क्या उनसे हमारी बात हो पा रही है। 3-4 बार प्रयास किया, आवाज नहीं आ रही। जी रशीद भाई, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल साफ आ रही है। तो अब बताइए, अब सीधा सवाल है, बाकी भूमिका तो नहीं बांधूंगा क्योंकि काफी देर से आप जुड़े हैं। सचिन पायलट का क्या होगा? कांग्रेस के अंदर उनके लिए कोई जगह बची है या अब उन्हें बाहर का ही रास्ता देखना है? मुझे लगता है कि अब उनके कांग्रेस में रहने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। अब ये उनके विवेक के ऊपर है कि वो कोई क्षेत्रीय दल बनाते हैं या वो कांग्रेस के अंदर एक विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरह एक रह करके संघर्ष करते हैं कि जब तक उन्हें निकाला ना जाए और दूसरे जो नौजवान लोग हैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। लेकिन देखिए दोनों रास्ते बहुत कठिन है। अगर हम माने तो वो अगर भाजपा के साथ जो अशोक गहलोत ने कांग्रेस को जो सूचना दी थी कि 6 महीने से तैयारी चल रही थी और मीटिंग और टेलीफोन कॉल सबका ब्यौरा दिया था, उसको अगर हम माने, उसको अगर हम फेस वैल्यू पे लें, तो हमें लगता है कि वो आने वाले समय में भाजपा में ही जाएंगे। आपको लगता है कि वो आने वाले समय में भाजपा में ही जाएंगे? मतलब ये तो आपने बिल्कुल इसका अर्थ है कि भाजपा के भीतर जाएं या भाजपा के साथ सहयोग से राजनीति करें, इसके अलावा कोई रास्ता उनके पास नहीं दिख रहा है। अनिल जी, इस पे क्या टिप्पणी करेंगे आप? सर इसमें मैं रशीद जी की बात से बिल्कुल, मैं अभी आपको ये बोल रहा था, डिस्कनेक्शन हो गया, कि उनके पास यही रास्ता है कि या तो वो बीजेपी ज्वाइन करें या आउटसाइड, बट आउटसाइड सपोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन का। हाँ, तो ये आउटसाइड सपोर्ट में फिर देखिए अनिल जी निकल गए हैं। मैं जब तक उन्हें जोड़ूं तब तक मैं रशीद साहब आपसे एक बार फिर पूछूंगा, ये जो आउटसाइड सपोर्ट की कहानी है, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद की अपनी ऐसी राजनीति है जिसमें बहुत सिंपल नहीं है, आसान नहीं है। सचिन पायलट को जो तकलीफ कांग्रेस पार्टी में है कि यहाँ मेरी चल नहीं रही है, यहाँ अशोक गहलोत जी मेरी सुनते नहीं है, एकदम यही तकलीफ भारतीय जनता पार्टी में जाकर या भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करके भी तो होने वाली है। वहां वसुंधरा राजे सिंधिया कौन सी उनकी सुनने वाली हैं? और अगर आप वो सोचते हैं कि अगली पीढ़ी में मेरा नंबर आएगा, तो वो कांग्रेस में ज्यादा स्कोप था। वहां तो उनका बेटा है दुष्यंत, पहले वो उसका नंबर लगाएंगी या पहले सचिन पायलट का नंबर लगाएंगी? देखिए आलोक जी, हमें समझना चाहिए कि राजनीति में देखिए ईगो बहुत मायने रखती है। अगर शरद पवार कांग्रेस छोड़ के नहीं जाते तो आज हो सकता है वो किसी दूसरी स्थिति में होते। ये तमाम अगर वाला मामला है, बात तो अभी ये थोड़ा जोर से बोलेंगे रशीद भाई तो अच्छा रहेगा, बहुत हल्की आवाज आ रही है ना। उन्होंने अपनी एक प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया है। उन्हें लग रहा है कि सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने उनकी कदर नहीं की। अभी तो उनका एक पॉइंट एजेंडा है कि वो कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते हैं। आगे क्या होगा ये आने वाले समय बताएगा। देखिए ईगो एक ऐसी चीज होती है, वो ईगो उनकी हर्ट हुई है। मुझे बहुत कुछ चीजों के बारे में पता है। तो उनको बार बार ये लगा कि उन्होंने कांग्रेस के लिए बड़ा त्याग और बलिदान किया है और उसका कांग्रेस ने उसकी भरपाई नहीं की है। तो अब वो स्वतंत्र है, अब वो जो चाहे वो करेंगे। भाजपा में जाके उनके साथ क्या होगा इसकी उन्हें अभी कोई चिंता नहीं है, ना उन्हें कोई परवाह है। वो अभी सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत
और जो गांधी परिवार है उसको एक सबक सिखाना चाहते हैं। ओके, तो अभी वो सिर्फ सबक सिखाने के मूड में है। देवेंद्र जी, इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। अगर सचिन पायलट सबक सिखाने के मूड में हैं, तो क्या अशोक गहलोत ये मन में सोच के नहीं बैठे होंगे कि ये मुझे सबक सिखाने बैठे हैं? और एक और सवाल है कि वसुंधरा का तो मैंने नाम ले दिया, और उधर खुद भारतीय जनता पार्टी भी तो वसुंधरा के विकल्प बनाने में पहले से लगी हुई है। उनके अपने बहुत सारे नेता हैं जिनको राजस्थान दिख रहा है, राजस्थान की कुर्सी दिख रही है। जी, देखिए, एक एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि ये जो पूरा खेल चल रहा है मध्य प्रदेश से लेकर के मणिपुर और राजस्थान, अब तो तीनों में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भूमिका है वो सेंट्रल लीडरशिप की है। यहाँ स्टेट की लीडरशिप की कोई भूमिका नहीं है, न मध्य प्रदेश में थी और न राजस्थान में है। तभी आप देख रहे हैं कि छोटे मोटे बयानबाजी के अलावा यहाँ पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। और जो राजस्थान के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की जो एक दुखद कहानी है, वो है वसुंधरा राजे सिंधिया का यहाँ पर मौजूद होना। तो आप ये समझिए कि सचिन पायलट जो आए हैं वो सेंट्रल लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी की है उसकी अंडरस्टैंडिंग से आए हैं और उनके आश्वासन पे आए हैं। वो कितना इनको स्कोप दिला सकेंगे, कितनी जगह दिला सकेंगे, उस पर निर्भर करेगा। ये जरूर है कि वसुंधरा राजे जो है बहुत प्रभावी हैं राजस्थान में पार्टी के लिहाज से, क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या और किसी भी नेता के मुकाबले ज्यादा है और वो अपनी बात मनवाने में बहुत ताकत लगा करके सामने आती हैं। तो इसलिए एक आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो कोशिश कर सकते हैं कि जो अपमान हुआ है, जिसका कि दावा किया जा रहा है कि हमारा बार बार अपमान हुआ, हमें काम नहीं करने दिया गया, हमारा हक था वो दिया नहीं गया, उसके लिए वो सबक सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अनिल कहते हैं कि ये टोटल केस जो है मिस कैलकुलेशन का हो गया है। सचिन पायलट अपनी ताकत नहीं समझ पाए और ये भी नहीं समझ पाए कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सेंट्रल लीडरशिप की कितनी पावली जो है आगे तक चलती है। ये दोनों चीजें जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक सचिन पायलट अपना स्थान ढूंढते रहेंगे, न उन्हें कांग्रेस में मिलेगा और ना ही उनको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। जी, अच्छा रशीद भाई, आप तो कांग्रेस पार्टी को बहुत गहराई से देखते हैं, आपने किताबें लिखी हुई हैं, तो ये मैं अब सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पर, इसको आप राजस्थान को छोड़ दीजिए, सचिन पायलट को छोड़ दीजिए और अशोक गहलोत को भी छोड़ दीजिए, कांग्रेस का जो पावर कोटरी है, पावर सेंटर है, वहां आप इस कांड का क्या रिफ्लेक्शन देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राहुल, सोनिया और प्रियंका के बीच का टसल भी है जो ये सामने दिख रहा है। अनिल शर्मा कल कह रहे थे कि कांग्रेस में कांग्रेस पी, कांग्रेस एस और कांग्रेस आर चल रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये दरअसल राहुल गांधी के लोग एक एक करके जहाज छोड़ के भाग रहे हैं? देखिए आलोक जी, मेरा अपना आकलन ये है कि देखिए राजनीति में कोई अपना या पराया उस तरह का नहीं होता है, तो परिस्थिति जैसे बनती है। आप ये बताएं, जब कांग्रेस सत्ता में रही 2004 से 2014 के बीच में यूपीए की सरकार थी, कितने लोग पार्टी छोड़ के गए? और उस वक्त क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्षा रही 1998 से लेकर अब तक, और उनकी जो लीडरशिप है उसमें क्या क्या कमियां थी, वो सत्ता के समय कितने लोगों को नजर आई और कितने लोग पार्टी छोड़ के गए? तो ये तो देखिए उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण है। आज सुबह तक की कोशिश हुई, 10:30 बजे तक जानकारी है कि सचिन पायलट को सिर्फ एक बयान देने को कहा था कि आप ये कहते हैं कि आपको सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में आस्था है, बाकी तमाम आपकी जो डिमांड वगैरह है उसकी बात हो जाएगी। उसका उन्होंने बयान नहीं दिया और उसी मुद्दे पे एक बहुत ही बेसिक चीज के ऊपर चलते हुए उनको फिर ये पार्टी से ये जो महत्वपूर्ण पदों से हटाया गया और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। तो देखिए ऑप्टिक्स के मामले में तो आप जानते हैं आज मीडिया का क्या माहौल है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस को बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है कि जैसे उन्होंने एक हीरा खो दिया, एक उनका एक बहुत बड़ा मूल्य रत्न जो है वो चला गया। बात यह है कि पार्टी में देखिए कोई भी पार्टी ब्लैकमेल से नहीं चल सकती और किसी भी पार्टी के एक उससे अगर उनको, जैसे अर्जुन सिंह ने नरसिम्हा राव के खिलाफ बगावत करी, लेकिन पूरा विधिवत तरीके से नरेंद्र तिवारी ने उन्होंने लड़ाई लड़ी थी पूरा कांग्रेस तिवारी बना करके, जिसमें शीला दीक्षित, मौसना किदवाई, ओके सिंह और बहुत सारे नेता कांग्रेस के शामिल थे।
और वो एक पूरा एक अध्याय रहा है। वो बात तो कोई कांग्रेस में देखिए विरोध कौन करता है, शहजाद पुनेवाला या संजय झा। अब ये स्तर है, अगर कपिल सिब्बल को या शशि थरूर को, किसी को भी कोई कांग्रेस से समस्या है, कांग्रेस के अंदर आवाज उठाएं, सब लोग, हम सब लोग उस पर चर्चा करेंगे, लिखेंगे, लेकिन कांग्रेस में खुल के कोई सामने नहीं आता। पीछे से खेल हो रहा है, गांधी परिवार को बहुत बुरा तरीके से पेश किया जा रहा है। जी नहीं, लेकिन सवाल ये कि क्या ये शशि थरूर, कपिल सिब्बल कोई भी आवाज उठाए तो उसके लिए गुंजाइश बचती है आवाज उठाने की। कांग्रेस में प्रश्न तो यही है, और ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने कहा कि मैं अब अध्यक्ष नहीं रहना चाहता हूँ। उसके बाद से उन्होंने, उनकी माताजी ने जो एक्टिंग अध्यक्ष वापस बन गई, उन्होंने क्या ऐसा किया है जिसमें गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस का पावर सेंटर शिफ्ट हो जाए, इसका इंतजाम किया जाए। अगर परिवार नहीं रहना चाहता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोगों को जैसे गुमान है कि ये परिवार ही चला रहा है, उसी तरह क्या परिवार को भी ये गुमान नहीं है कि हाँ पार्टी तो हम ही चला रहे हैं? आलोक जी, मुझे बड़ी खुशी है आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा, और पहली बार कि हम टेलीविजन पे नहीं है, तो मेरे पास थोड़ा सा समय यहाँ बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी जो लोकसभा का अध्यक्ष, उसका जो नेता चुनने के लिए कोई आदमी, चाहे वो शशि थरूर हो या जो के सुरेश है या मनीष तिवारी, कोई सामने आगे नहीं आया। वहां पर चुनाव लड़ लेते। फिर सोनिया गांधी ने जब जो था अधीर रंजन चौधरी को मनोनीत किया, तो उसका मखौल उड़ाया जा रहा है कि कांग्रेस में भाई 52 लोगों की जमात में आप क्यों चुनाव नहीं करा सकते थे? क्या सोनिया गांधी ने कभी आपत्ति करी? जब राहुल गांधी ने जो मई में या जुलाई में, जो भी हम तारीख माने, 19 में इस्तीफा दिया, क्यों कांग्रेस का कोई भी आदमी, किसी भी लेवल का, शहजाद पुनेवाला को छोड़ के कोई सामने नहीं आया कि साहब मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगा? आखिर जितेंद्र प्रसाद और राजेश पायलट, ये लोग सीताराम केसरी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, जितेंद्र प्रसाद को सोनिया गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़े। वो चुनाव जैसा भी था, मैं मानता हूँ उस चुनाव में बहुत कमियां थी, धांधलेबाजी हुई थी, गलत चीजें हुई थी, कांग्रेस अध्यक्षा को अनुचित लाभ मिला था, लेकिन उसके बावजूद शरद पवार ने भी तो सीताराम केसरी से चुनाव लड़ा था। हम जिस संगठन में रहते हैं, उस संगठन की जो मान्यताएं हैं, जो मर्यादा है, उसका हम पालन नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 15% लोग अगर सिग्नेचर कर दे आईसीसी मेंबर, तो कांग्रेस का सेशन बुलाया जा सकता है, लीडरशिप के बारे में बात हो सकती है, अध्यक्ष को निकाला जा सकता है, सीताराम केसरी को निकाला। ऐसा कोई प्रयास हम नहीं करना चाहते, मतलब राजनीतिक दल के लोग जो है, और वो जो है उंगली उठाने के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें उन्हें कहीं ना कहीं पीछे से मीडिया का सपोर्ट मिलता है। जो कांग्रेस के राजनीतिक दुश्मन है, वो उसको हवा देते हैं। जो राजनीतिक दुश्मन है उसको हवा देते हैं, कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उन सवालों से निपटने के लिए कांग्रेस ने खुद भी कोई प्रयास किए हों ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। समस्या की बात यह है, आज के समय में बहुत सारे लोग इस देश में ये कहते हैं कि साहब हम सोचें तो, लेकिन भाई कोई हो तो। विपक्ष में ऐसा कौन है जिसके साथ खड़े हुआ जा सकता है? प्रश्न ये है। तो राहुल गांधी पर कितनी बार कितने तरह के दांव लगाए जाएंगे, एक सवाल यह है। और ये जितने लोग हैं, और ये पूरी ब्रिगेड तो है राहुल गांधी की, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आलोक जी आपने, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। आलोक जी, मैं सिर्फ एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। आलोक जी, आपने वो पूरा अध्याय देखा होगा जब राजीव गांधी का तो बड़ा प्रचंड बहुमत था, 400 से ज्यादा सीटें थी, और उसके बावजूद विश्वनाथ प्रताप सिंह, मैंने तो उनके खिलाफ बहुत लिखा है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, वो कांग्रेस से बाहर आया और लड़ाई लड़ी उन्होंने कांग्रेस के अंदर भी, और समर्थन मिला, और उसके बाद 79 तक आते आते राजीव गांधी का क्या हाल हुआ। आज क्यों सचिन पायलट अंदर जो है कांग्रेस के नहीं लड़ना चाहते हैं? क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में नहीं लड़े? और ये ऐसे लोग हैं जिन्हें कांग्रेस में हर स्तर पर हर चीज मिली। जी जी क्या कि आपको इस तो आवाज आ रही है क्या? हेलो, हाँ जी जी देवेंद्र जी, आप बताएंगे। प्रश्न ये है कि कांग्रेस का क्या होने जा रहा है? क्या कांग्रेस का नेतृत्व अपना कोर्स करेक्शन करेगा, या वो इसी अंदाज में एक के बाद एक, जैसे यहाँ संजय निरुपम ने कहा कि भाई सब एक एक करके सब चले जाएंगे तो बचेगा कौन? कपिल सिब्बल कह चुके हैं जब सारे घोड़े चले जाएंगे तब जागोगे क्या? नहीं, ठीक बात है। जो कांग्रेस लीडरशिप की जो चिंता है कि यंग ब्रिगेड में से काफी सारे लोग जा रहे हैं,
देखिए, इसमें मुझे लग रहा है कि जो अनिल कहते हैं कि इसमें 3 तरह की कांग्रेस चल रही है, RPS, मुझे लगता है ये तो थोड़ी सी ज्यादती है। चूंकि तीनों सक्रिय हैं, तो आप कहने को उनके साथ भी कुछ लोग होंगे या उनके प्रभाव में कुछ लोग होंगे, तो आप कह सकते हैं कहने को, लेकिन सच्चाई यह है कि वो परिवार जो है, भले ही उनके पास राजनीतिक समझ का अभाव हो, लेकिन अलग अलग कांग्रेस चला रहे हैं, ये थोड़ा सा ज्यादती होगी कहना। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस के अंदर किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है। दिशा तो कांग्रेस अपने आप बनाती है, केवल एक सही व्यक्ति को चुनने की जरूरत है। हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी चली, लेकिन मनमोहन सिंह असल में सरकार चलाते रहे और कांग्रेस यहां तक आ गई कि उसके बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद राहुल गांधी आए। राहुल गांधी को 2 तरह से नुकसान हुआ। एक तो ये कि पार्टी के अंदर यंगस्टर्स और पुराने लीडरशिप के बीच में एक संघर्ष की स्थिति थी, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। और दूसरा ये कि जो सामने दुश्मन आया, या कहना चाहिए जो सत्ता में पार्टी आई, वो इतनी दुर्दांत है कि उसने अपने सामने आने वाले लीडर को बुरी तरह से सोशल मीडिया के थ्रू और दूसरे तमाम हथियारों से उसको एक नाकारा साबित करने की कोशिश की, तो उसका शिकार हुए हैं राहुल गांधी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को देखिए, बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर प्रियंका गांधी फ्रंट पे आ जाती, तो मैं आपको आज कह रहा हूं, आज अगर आ जाएं तो ये हिंदुस्तान सुनने वाला ही नहीं है किसी। फिर कोई कुछ भी बोलता रहे, किसी भी माइक से बोलता रहे, पूरा देश उसके पीछे आ सकता है। प्रियंका गांधी की समझ भी अपने परिवार के दूसरे लोगों के मुकाबले बेहतर है। ये अलग बात है कि उनकी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है इस तरह की बन गई है अपने ससुराल की वजह से, जिससे एक कांग्रेसियों को और तमाम लोगों को खतरा लगता है। पर मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस के नेतृत्व में आगे आ जाती हैं, तो ये सब ये फैक्टर कोई बहुत महत्वपूर्ण होंगे और कांग्रेस को दिशा मिल सकती है। जी, अब मैं अनिल जी आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल। ये सचिन पायलट का, अगर सचिन पायलट बाहर हो जाते हैं या सचिन पायलट चले जाते हैं, ये कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को? सर, मैं अपना जब पहला शो हुआ था उसमें एक चीज बोला था, सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है और उनका इतना क्लाउड राजस्थान में नहीं है जितना शायद दिल्ली के लोग समझते हैं। हाँ, वो उनको लोग फॉलो करते हैं, सपोर्ट बेस है, पर जब वोटिंग में आता है तो शायद तो उन्होंने मेहनत भी बहुत करी, ये मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। 5 साल जम के मेहनत करी उन्होंने, उसका उनको फल भी मिला, पर वो उनका ऐसा क्लाउड राजस्थान में मुझे नहीं दिखता कि वो बहुत ज्यादा वोट पे अंतर डाल सकते हो। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है सर, वो सचिन पायलट हैं। और इसीलिए आप देखिए जब नंबर गेम भी आया, मुझे नहीं पता सर नंबर कौन सच बोल रहा है अभी दोनों में से। एक 109 बोलता है, एक 19 बोलता है, ये तो 128 हो गए। 128 तो है ही नहीं कहीं भी, ये कहां से फिगर आ रहा है मुझे नहीं पता। बट सीधी बात ये सर, आज की तारीख में सचिन पायलट, अगर आज की बात करेंगे, क्योंकि रशीद जी बैठे हैं, देवेंद्र जी बैठे हैं, मानेंगे पॉलिटिक्स there is nothing permanent in politics. There are no permanent enemies, no permanent friends. We don't know what will happen tomorrow. But आज की तारीख में मैं ये मान सकता हूँ कि सचिन पायलट seems to have lost his ground, seems to have lost his face because of miscalculation. जी, कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हुआ। उनकी जो टीम है, उनकी जो टीम है वो शायद उनको पूरा नहीं समझा पाई ढंग से, और कहीं ना कहीं वो उसमें मात खा गए। सामने मैंने आपको पहले भी कहा, एक बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन थे जो कि बहुत समझदार पॉलिटिशियन है, और कांग्रेस को तो उनको बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा सर। हाँ, रशीद केदवई साहब, अब एक सवाल है जो अब कांग्रेस के सामने बड़े पैमाने पे आ रहा है, और वो मैं आपके सामने रख के इसके साथ ही अब मैं खत्म करना चाहता हूं। ये बताइए कि बहुत से लोग कह रहे हैं, अभी देवेंद्र जी ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी सामने आ जाए तो अभी सारा खेल बदल जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ये बात बार बार, पहले होता था राहुल आ जाएं, उससे पहले भी प्रियंका, क्योंकि पॉलिटिक्स तो प्रियंका करती रही है, अमेठी की कंस्टिट्यूएंसी मैनेज करती थी। वो क्या चीज है जो प्रियंका गांधी को सामने आने से रोकती है? वो प्रियंका खुद हैं, वो प्रियंका की माता जी हैं, या वो प्रियंका के भाई हैं?
देखिए, जो प्रियंका गांधी के प्रति लोगों का जो एक ऐसा आकलन है कि वो बहुत अपना जादू दिखा सकती है, मुझे लगता है वो धीरे-धीरे वो उस पॉइंट ऑफ व्यू में कमी आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा देखिए समस्या ये होती है कि वो हो सकता है वो तीनों लोग आपस में बड़े करीब हो और बिल्कुल उनमें अच्छी एक मतलब एक माँ और बहन और भाई में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन तीनों का वर्ल्ड व्यू अलग है, तीनों का लीडरशिप स्टाइल अलग है, तीनों की सोच अलग है, तीनों की पसंद नापसंद अलग है। जब सक्रिय राजनीति में तीनों एक जगह आते हैं, तो विश्व की राजनीति में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि जहाँ एक ही मतलब परिवार के 3 लोग जो है शीर्ष पद के ऊपर मतलब पार्टी के अंदर शीर्ष पद के ऊपर रहे मतलब 1, 2, 3 तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आज जो कांग्रेस की दुर्गति बढ़ रही है, मेरा अपना आकलन है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है। अगर सोनिया गांधी वापस नहीं आती मतलब ये इंटरिम प्रेसिडेंट में राहुल गांधी जैसे भी हैं, कांग्रेस वाले उनके साथ में एक समझौता कर लेते, एक राजनीतिक समझौता। लेकिन हमेशा एक लगा कि सोनिया गांधी फैक्टर है, 3 जनपद के दरवाजे खुले हैं। जब प्रियंका गांधी आई तो वो और एक और दरवाजा खुल गया। तो उसकी वजह से कोई बड़ी अनिर्णय की स्थिति रहती है, किसी भी चीज के ऊपर कोई पार्टी स्टैंड नहीं ले पाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आलोक जी मेरा मानना है कि 2019 के चुनाव ने 2014 के नहीं 2019 के चुनाव ने कांग्रेस के आत्मविश्वास को तोड़ दिया है। सच ये जो ये अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हारे उससे उन्होंने नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं माना, उनको लगा राहुल गांधी दोषी है क्योंकि राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी से टक्कर नहीं ले पा रहे हैं। जो राजस्थान में 25-0 हुआ, शून्य मिला कांग्रेस को असेंबली चुनाव जीतने के बावजूद, उसको सचिन पायलट और बाकी सब लोगों ने उसको यही इंटरप्रेट किया कि ये राहुल गांधी की वजह से ये हो रहा है। तो जब हम अपनों को दोष देने लगे और जिससे हारे हैं, जिससे पिटे हैं, उसको दोषी न माने, उससे लड़ाई न लड़े, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है। जी देवेंद्र जी, एक राजस्थानी गीत आया है, पढ़ के सुनाता हूँ। मतलब क्या है और संदर्भ क्या है आप ही समझाएं तो अच्छा रहेगा। जी। काड़ियो कूद पड़ियो मेला में, साइकिल पंक्चर कर लिया हो। हाँ, हाँ, काड़ियो एक कैरेक्टर है जो मेले के अंदर जिस तरह का एक उन्माद दिमाग में होता है एंजॉय करने का, वो उन्माद उसको लेकर के मेले में वो कूद गया और फायदा कुछ नहीं हुआ। जो साइकिल थी वो भी पंचर हो गई उसकी। तो कहना वो जो ये जो गाना है ये दरअसल सचिन पायलट के संदर्भ में मुझे लगता है किसी ने कहा होगा कि आंख बंद करके कूद पड़े और मिला कुछ नहीं, और जो एक साइकिल थी वो भी पंचर हो गई। जो हमारे यहाँ कहा जाता है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने। ये कहावत है। तो ये उस तरह की बात कही भी जा रही है। ये जो सवाल अभी हम रशीद जी आपके पास लेके आए थे उसी को मैं वापस पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार अपने दर्शकों से फिर आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा संभव हो साझा करें। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो आए या नया लाइव आए। और अब मैं इस चर्चा का आखिरी सवाल रशीद किदवई से पूछूंगा और उसके बाद मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। रशीद साहब, ये बताइए, कांग्रेस पार्टी में कोई लोकतांत्रिक परंपरा नाम की चीज न है, न थी, न होने की संभावना दिख रही है। इसका कोई जवाब कोई पार्टी अंदर झांकती है, पूछती है? भारतीय जनता पार्टी सामने सीना तान के कहती है कि हम एक लोकतांत्रिक संगठन चलाते हैं, हमारे यहाँ सामान्य कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है। इसका जवाब कांग्रेस के पास जब तक नहीं होगा वो कैसे मुकाबला करेगी? जब तक 10 जनपद को पूजने की परंपरा चलेगी, कांग्रेस कैसे सामने सीना तान के खड़ी हो पाएगी? आलोक जी, आपका सवाल बहुत मतलब उचित है, बिल्कुल जायज है। लेकिन इसका जो दोषी है वो इतना मैं गांधी परिवार को नहीं मानता हूँ, उसके दोषी कांग्रेस जन खुद हैं। वो खुद देखिए, कांग्रेस में लड़ाई जो है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सलाहकार, उनके नजदीकी, उनके कुर्सी में आने की है। कोई उस लीडरशिप को चैलेंज नहीं करता। इसीलिए मैंने कहा कि शहजाद पुनेवाला और संजय झा जैसे लोग ही सामने आते हैं। बाकी कोई सीरियस कांग्रेस का लीडर कभी आपने सुना है कि उसने सोनिया गांधी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाया? तो उठाना चाहिए, जैसे अर्जुन सिंह ने नरसिम्हा राव के ऊपर उठाया या सीताराम केसरी के ऊपर उठाया गया था। तो ये इसके दोषी कांग्रेस जन है। देखिए, आंतरिक लोकतंत्र कहीं नहीं है। क्या जेपी नड्डा को किसी
कोई चुनाव के जरिए चुना गया, या उससे पहले अमित शाह को चुनाव के जरिए चुना गया, या किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, आंतरिक लोकतंत्र जो है वो ये किसी भी राजनीतिक दल में भारत में तो कम से कम बिल्कुल नहीं है। अरविंद केजरीवाल को किसने चुना? क्या कोई उसके ऊपर हेड काउंट किया गया था? कहीं के ऊपर भी कोई लोकतंत्र नहीं है, बिल्कुल तानाशाही चलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस कह दे कि सब जगह तानाशाही, उनके यहाँ तानाशाही है। लेकिन उसके देखिए, गांधी परिवार तो अपनी उस सत्ता को एंजॉय कर रहा है। ये तो जो लोग जो पीड़ित अपने आप को महसूस करते हैं, उनको आगे बढ़कर के उनको चैलेंज करना चाहिए। कामयाब हो या ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ कोई कोशिश ही नहीं करता। जी, तो जहां एक तरफ आप कह रहे हैं कि समस्या गांधी परिवार के अंदर देखी जाती है, गांधी परिवार को क्रिटिसाइज किया जाता है, दरअसल समस्या उन लोगों के बीच है जो गांधी परिवार की पूजा करने में लगे हैं, और या पूजा करने में नहीं लगे हैं, मन से नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सामने खड़े होकर कहना भी नहीं चाहते हैं। देवेंद्र जी एक टिप्पणी करना चाह रहे हैं। देवेंद्र जी, आखिरी क्विक टिप्पणी। मैं तो सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का ये जो खेल चल रहा है, इसमें देख लीजिए कि नई पीढ़ी की लीडरशिप और पुरानी पीढ़ी की लीडरशिप के बीच द्वंद्व है। शीर्ष पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आप द्वंद्व कह सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में वही पुराने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और तमाम लोग एक तरफ थे, और सिंधिया एक तरफ हुए और बाहर हो गए। यहाँ राजस्थान में भी लगभग वैसा ही किस्सा चल रहा है। तो इस नजर से भी मुझे लगता है कि रशीद भाई शायद इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। इस पर भी आपको बातचीत करनी चाहिए कि क्या यह संघर्ष जो है नई और पुरानी पीढ़ी का चल रहा है कांग्रेस के अंदर, या कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चल रहा है। जी, तो मैं कांग्रेस पर तो एक अलग से कार्यक्रम करूंगा, उसमें मैं इस विषय पे विस्तार से बात करूंगा। अब इस वक्त मैं इजाजत चाहता हूं, और जैसा मैंने कहा था अभी आप लोगों से कि दोष सिर्फ वही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 जनपद दोषी है। तमाम बड़े नेता हैं जो पार्टी से बाहर निकले, उन्होंने विद्रोह किया, अपनी जमीन बनाई, अपना आसमान बनाया। शरद पवार हैं, ममता बनर्जी हैं, अभी हाल में जगनमोहन रेड्डी हैं। तो उदाहरण सामने है। सचिन पायलट को मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि सचिन पायलट जो करना चाहते हैं उसमें कामयाब हों, सफल हों। अगर वो भारतीय राजनीति का चेहरा बदल सकते हैं, वो एक नई राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं, तो इसमें हमें क्या तकलीफ हो सकती है। फिलहाल यहीं इजाजत दीजिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप देखने वालों का भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।